देखिए बच्चों, हम लोग यूनिट नंबर 13 हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे थे और इसमें हम लोग एल्केन के बारे में पढ़ चुके हैं और साथ ही साथ एल्कीन के नामकरण, द्विबंध की संरचना और जो एल्कीन में समावेता है उसका हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। और देखिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एल्कीनों के विरचन की विधियों के बारे में, साथ ही साथ इनके मुख्य गुण धर्मों के बारे में। तो देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम बात करेंगे एल्कीनों के विरचन की विधियाँ, यानी किस तरीके से हम एल्कीनों का निर्माण कर सकते हैं, विरचन कर सकते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले है एल्काइनों से। देखिए बच्चों, जो एल्काइन होते हैं, एल्काइन का मतलब जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। देखिए तो समझिए यहाँ पर इस तरीके से जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो इस तरीके की जो स्पीशीज होती है उन्हें कहा जाता है एल्काइन। तो हम यहाँ पे ये पढ़ेंगे कि एल्काइनों से किस तरीके से हम एल्कीन का निर्माण कर सकते हैं। तो देखिए पहला है एल्काइनों से। देखिए बच्चों, जब एल्काइन हाइड्रोजन की परिकलित मात्रा के साथ पैलेडीकृत चारकोल की उपस्थिति में, देखिए समझिए यहाँ पर पैलेडीकृत चारकोल की उपस्थिति में क्रिया करता है तो एल्कीन प्राप्त होती है। और देखिए यहाँ पे जो पैलेडीकृत चारकोल है वो कैसा होता है, जिसे सल्फर जैसे विषाक्त यौगिक द्वारा आंशिक रूप से निष्क्रिय किया गया हो। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि जो पैलेडीकृत चारकोल हम लोग काम में ले रहे हैं वो कैसा होता है, वो निष्क्रिय होता है, यानी जिसे सल्फर जैसे विषाक्त यौगिकों के द्वारा आंशिक रूप से क्या किया गया हो, निष्क्रिय। ठीक है, तो उनकी उपस्थिति में क्या होता है, जब एल्काइन हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करती है तो एल्कीन का निर्माण होता है। ठीक है, आगे देखिए, आंशिक रूप से निष्क्रिय पैलेडीकृत चारकोल को लिंडलार अभिकर्मक कहते हैं। देखिए बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए कि जो आंशिक रूप से निष्क्रिय पैलेडीकृत चारकोल होता है उसे लिंडलार अभिकर्मक या फिर लिंडलार उत्प्रेरक भी कहा जाता है। तो देखिए बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। कभी कभी ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि लिंडलार अभिकर्मक क्या होते हैं। और देखिए अभिक्रिया को समझिए यहाँ पर। देखिए बच्चों, ये क्या है, एल्काइन है। ये एल्काइन है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है और इस कार्बन से R यानी कोई एल्किल समूह जुड़ा हुआ है और इस कार्बन से R' यानी ये भी कोई क्या जुड़ा हुआ है, एल्किल समूह जुड़ा हुआ है। ठीक है, यानी ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है और देखिए इन दोनों कार्बन से एल्किल समूह जुड़े हुए हैं। और जब इस एल्काइन की अभिक्रिया हम हाइड्रोजन के साथ करवा रहे हैं, और देखिए किसकी उपस्थिति में, यहाँ पे हम करवा रहे हैं पैलेडीकृत चारकोल के साथ। देखिए पैलेडीकृत चारकोल को हम इस तरीके से लिख सकते हैं PD और इस तरीके से C। तो ये हो गया पैलेडीकृत चारकोल। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, लिंडलार अभिकर्मक या लिंडलार उत्प्रेरक। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए ये एल्काइन है, एल्काइन की अभिक्रिया हम हाइड्रोजन के साथ करवा रहे हैं इस निष्क्रिय पैलेडीकृत चारकोल की उपस्थिति में। क्या होगा, ये जो H2 है, हाइड्रोजन है, इसका यहाँ पे योग हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर कार्बन कार्बन के बीच अगर हम ध्यान से देखेंगे तो एक तो सिग्मा बंध है और दो क्या है, पाई बंध। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, योग हो जाएगा, यानी एक पाई बंध टूट जाएगा। देखिए बच्चों समझिए, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में जो दो पाई बंध है उनमें से एक पाई बंध टूट जाएगा और इस कार्बन और उस कार्बन पे सिग्मा बंध का क्या हो जाएगा, निर्माण। और इस तरीके से देखिए ये हाइड्रोजन क्या हो गई, ये हाइड्रोजन दोनों कार्बन से आके जुड़ गई। भाई H2 है ना, तो देखिए अब कार्बन और कार्बन के बीच में क्या रह गया, डबल बॉन्ड रह गया। देखिए बच्चों वापस समझिए, यहाँ पे तो एल्काइन है यानी कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पे एल्कीन का निर्माण हो गया यानी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रह गया। क्लियर है, और ये देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ गई। और देखिए बच्चों समझिए यहाँ पर कि यहाँ पे जो एल्कीन हमें प्राप्त होती है वो कैसी प्राप्त होती है, समपक्ष एल्कीन। और देखिए बच्चों समपक्ष एल्कीन को सिस एल्कीन भी कहा जाता है, यानी इसमें क्या होता है, जो दोनों कार्बन है यानी डबल बॉन्ड से जुड़े हुए जो दोनों कार्बन हैं उनमें समान समूह समान साइड होते हैं, तो उसे कहा जाता है समपक्ष एल्कीन। क्लियर है, चलिए आगे देखिए। इसके अलावा एल्काइन सोडियम तथा द्रव अमोनिया के साथ अपचयन करके भी एल्कीन बनाते हैं। और देखिए बच्चों इसके अलावा क्या है कि एल्काइन की अभिक्रिया सोडियम और द्रव अमोनिया के साथ करवाई जाती है तब भी एल्कीन बनती है। लेकिन देखिए बच्चों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि इस परिस्थिति में जो एल्कीन बनती है वो कैसी होती है, विपक्ष होती है।
भाई अभी हमने पढ़ा ना, अगर लिंडलार अभिकर्मक के द्वारा अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन का योग करवाते हैं तब तो हमें समकक्ष एल्किन प्राप्त होती है। और देखिए बच्चों, जब हम सोडियम और द्रव अमोनिया के द्वारा एल्काइन में हाइड्रोजन का योग करवाते हैं तब हमें प्राप्त होती है विपक्ष एल्किन। तो देखिए इस अभिक्रिया को समझने की कोशिश करिए कि किस तरीके से यह अभिक्रिया संपन्न होती है। तो देखिए बच्चों, ये क्या है, एल्काइन है। एल्काइन की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ करवा रहे हैं सोडियम और द्रव अमोनिया की उपस्थिति में। क्लियर है, द्रव अमोनिया यानी द्रव NH3 की उपस्थिति में। और ये देखिए विपक्ष एल्कीन बन गई। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए दोनों कार्बन पे जो समान समूह है, देखिए हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, वो क्या है, समान साइड नहीं है। देखिए समझिए, यहाँ पे तो इस कार्बन से तो ये हाइड्रोजन नीचे की तरफ जुड़ा हुआ है और इस कार्बन से हाइड्रोजन ऊपर की तरफ, यानी समान समूह समान साइड नहीं है। इसे कहा जाता है विपक्ष एल्कीन। क्लियर है बच्चों। और देखिए बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए, परीक्षा में पूछ लिया जाता है। भाई कभी कभी क्या होता है, परीक्षा में एल्काइन दे दी जाती है, ठीक है, प्लस H2 दे दिया जाएगा और एरो करके कंडीशन दे दी जाएगी कि किसकी उपस्थिति में आप अभिक्रिया करवा रहे हैं। या तो पैलेडिकृत चारकोल की उपस्थिति में आपको कंडीशन दे दी जाएगी या फिर सोडियम और द्रव अमोनिया की उपस्थिति में, और ये पूछा जाएगा कि उत्पाद क्या बनता है। तो देखिए पता होना चाहिए, मैंने आपको बता दिया है कि अगर हम लिंडलार अभिकर्मक को काम में लेते हैं तो हमें समकक्ष एल्कीन प्राप्त होती है, और अगर हम सोडियम और द्रव अमोनिया काम में लेते हैं तो हमें विपक्ष एल्कीन प्राप्त होती है। क्लियर है बच्चों यहाँ तक का। चलिए आगे देखिए, दूसरा देखिए विरचन का दूसरा तरीका देखिए क्या है, एल्किल हैलाइडों से, यानी एल्किल हैलाइडों से हम लोग किस तरीके से एल्कीन का निर्माण कर सकते हैं। तो देखिए एल्किल हैलाइड एल्कोहलिक पोटाश, देखिए समझे यहाँ पर एल्कोहलिक पोटाश जैसे एथेनॉल में विलय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। समझिए यहाँ पर भाई एल्कोहलिक पोटाश हम किसे बोल सकते हैं, भाई एथेनॉल में विलय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। देखिए बच्चों, ये होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और एथेनॉल होता है C2H5OH। यानी कहने का मतलब है कि एल्किल हैलाइड एल्कोहलिक पोटाश की उपस्थिति में गर्म करने पर हैलोजन अम्ल के अणु का विलोपन कर, समझिए यहाँ पर भाई हैलोजन अम्ल जो है उसके अणु का विलोपन कर एल्कीन बनाते हैं। इस अभिक्रिया को विहाइड्रो हैलोजनीकरण कहते हैं। देखिए जो समझिए यहाँ पर कि ये जो अभिक्रिया होती है इस तरीके की, इसे कहा जाता है विहाइड्रो हैलोजनीकरण। विहाइड्रो हैलोजनीकरण का मतलब है कि हाइड्रोजन भी बाहर निकल रहा है और हैलोजन भी बाहर निकल रही है, यानी कुल मिलाकर यहाँ पे हैलोजन अम्ल के अणु का क्या होता है, विलोपन होता है। क्लियर है। तो देखिए हम वापस पढ़ लेते हैं इसको। भाई होता क्या है, जो एल्किल हैलाइड है वो एल्कोहलिक पोटाश की उपस्थिति में गर्म करने पर हैलोजन अम्ल के अणु का विलोपन कर देती है और एल्कीन का होता है निर्माण। ठीक है, इसे कहा जाता है विहाइड्रो हैलोजनीकरण। और देखिए बच्चों, यहाँ बीटा विलोपन होता है। समझिए यहाँ पर क्या होता है, बीटा विलोपन, क्योंकि बीटा कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन का विलोपन होता है, यानी इसे और क्या कहा जाता है, बीटा विलोपन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बीटा कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन का क्या होगा, विलोपन। क्लियर है। और देखिए यहाँ पर बीटा कार्बन परमाणु क्या होता है, जिस कार्बन से हैलोजन परमाणु जुड़ा है उसके अगले कार्बन परमाणु को ही क्या कहा जाता है, बीटा कार्बन। देखिए बच्चों समझ लीजिए, यहाँ पर देखिए होता क्या है, मान लीजिए ये हमारा क्या है, कोई एल्किल हैलाइड है। ठीक है, देखिए बच्चों ये कोई एल्किल हैलाइड है। क्लियर है। अब इस एल्किल हैलाइड में हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, समझिए यहाँ पर कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ये कार्बन तो होता है अल्फा कार्बन और इसके पास वाला कार्बन होता है बीटा कार्बन। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि जो हम ये विहाइड्रो हैलोजनीकरण की बात कर रहे हैं, इस विहाइड्रो हैलोजनीकरण में क्या होता है, अल्फा पोजीशन से तो हैलोजन हटती है और बीटा, जो बीटा कार्बन है, यानी हम बोल सकते हैं जो बीटा पोजीशन है या बीटा कार्बन है, वहां से हाइड्रोजन का क्या होता है, विलोपन, और इस तरीके से हैलोजन अम्ल का वहां पे क्या होगा, विलोपन। ठीक है, तो देखिए बच्चों इसे बीटा विलोपन भी कहा जाता है। तो आगे देखिए इस अभिक्रिया से आप इसे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए जो समझे यहाँ पर
ये देखिए, ये हमें कोई एल्किल हैलाइड दिया हुआ है, ये कोई एल्किल हैलाइड हमें दिया हुआ है जिसमें देखिए जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ी हुई है, X का मतलब यहाँ पे क्या है, हैलोजन। और कौन कौन सी हैलोजन है, देखिए X बराबर क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। क्लियर है। तो देखिए बच्चों ये क्या है, हमें कोई एल्किल हैलाइड, ये एल्किल हैलाइड दिया हुआ है जिसमें ये वाला कार्बन तो अल्फा कार्बन है, ये कार्बन बीटा कार्बन है। क्लियर है। अब इसे हम गर्म कर रहे हैं किसकी उपस्थिति में, एल्कोहलिक पोटाश, या हम बोल सकते हैं एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं। क्या होगा, विहाइड्रोहैलोजनीकरण होगा। कहने का मतलब है इस अल्फा कार्बन से तो हैलोजन, देखिए इस अल्फा कार्बन से तो हैलोजन और इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन। ठीक है, यानी कहने का मतलब है H और X इनका क्या हो जाएगा, विलोपन हो जाएगा। तो देखिए HX बाहर निकल गया। ठीक है, अब समझिए भाई ये सिग्मा बॉन्ड भी टूट रहा है, ये सिग्मा बॉन्ड भी टूट रहा है, तो क्या होगा, दोनों कार्बन के बीच में पाई बंध का निर्माण हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर दोनों कार्बन के बीच में पाई बंध का निर्माण हो गया, यानी एल्किल हैलाइड से हमारी ये क्या बन गई, ये हमारी एल्कीन बन गई। देखिए बच्चों ये क्या बन गई, हमारी एल्कीन। क्लियर है। और इसे हम और क्या बोल सकते हैं, बीटा विलोपन। क्लियर है, आया समझ में आपको। भाई होता क्या है, बीटा पोजीशन से यहाँ पे हाइड्रोजन का विलोपन होता है, इसीलिए इसको बीटा विलोपन कहा जाता है। क्लियर है। चलिए आगे देखिए। अब तीसरा देखिए, सन्निध डाई हैलाइडों के विहैलोजनीकरण से। अब देखिए बच्चों, अब हम बात करेंगे कि जो सन्निध डाई हैलाइड होते हैं, जिन्हें हम विसिनल डाई हैलाइड भी कहते हैं, उनके विहैलोजनीकरण से। तो देखिए ऐसे डाई हैलाइड जिनमें दो निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं पर दो हैलोजन परमाणु उपस्थित हो, उन्हें सन्निध डाई हैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्हें सन्निध डाई हैलाइड कहते हैं। और देखिए बच्चों यहाँ पे इनका क्या होता है, सन्निध डाई हैलाइड का विहैलोजनीकरण। विहैलोजनीकरण का मतलब है हैलोजन का बाहर निकलना। आगे देखिए, जब सन्निध डाई हैलाइड की क्रिया जिंक से कराते हैं तो एल्कीन बनती है। किससे अभिक्रिया करवा रहे हैं हम यहाँ पे, जिंक से। इसे विहैलोजनीकरण कहते हैं। क्या कहा जाता है इसे, विहैलोजनीकरण। और देखिए बच्चों इस अभिक्रिया को ध्यान से देखिए, इससे आप अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए बच्चों ये क्या है, देखिए ये हमारा 1,2 डाई ब्रोमो एथेन है। देखिए 1,2 डाई ब्रोमो एथेन है, जिसे हम सन्निध डाई हैलाइड बोल सकते हैं, यानी सन्निध डाई हैलाइड है 1,2 डाई ब्रोमो एथेन। इसकी अभिक्रिया हम जिंक से करवा रहे हैं। क्या होगा भाई, इस कार्बन से जुड़ी ये ब्रोमीन और इस कार्बन से जुड़ी ये ब्रोमीन, दोनों क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। किस रूप में, ZnBr2, ZnBr2 के रूप में बाहर निकल जाएगी और दोनों कार्बन के बीच में पाई बंध का निर्माण हो जाएगा। और ये देखिए क्या बन गई, एथेन। क्लियर है। तो देखा आपने कि यहाँ पे क्या हो गया, हैलोजन बाहर निकल गई, इसीलिए इसे कहा जाता है विहैलोजनीकरण। क्लियर है बच्चों, आ रहा है समझ में आप लोगों को। आगे देखिए चौथा, देखिए एल्कोहलों के अम्लीय निर्जलन से। देखिए चौथा क्या है कि जो एल्कोहल है उनके अम्लीय निर्जलन से। देखिए बच्चों एल्कोहलों को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर जल के एक अणु का विलोपन होता है, परिणाम स्वरूप एल्कीन बनती है। समझिए यहाँ पर कि जो अल्कोहल है उनका अगर अम्लीय निर्जलीकरण किया जाता है, यानी अम्ल की उपस्थिति में निर्जलीकरण करते हैं, तो देखिए बच्चों होता क्या है, जल के अणु का विलोपन हो जाता है और एल्कीन बनती है। और देखिए यहाँ पे समझिए कि अल्कोहलों को हम क्या करते हैं, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, देखिए बच्चों सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ हम यहाँ पे गर्म करते हैं। और जैसे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करेंगे, जल का अणु बाहर निकल जाएगा और एल्कीन का क्या होगा, निर्माण होगा। तो देखिए इसे भी समझ लीजिए अभिक्रिया को, किस तरीके से अभिक्रिया संपन्न होती है। यहाँ पे देखिए बच्चों ये क्या है, अल्कोहल है। क्लियर है। अल्कोहल की अभिक्रिया हम सांद्र H2SO4 के साथ करवा रहे हैं। क्या होगा, जल के अणु का विलोपन होगा। यानी कहने का मतलब है इस कार्बन से तो ये OH और इस कार्बन से ये H, ठीक है, यानी ये जल के रूप में बाहर निकल जाएंगे। ये देखिए जल बाहर निकल गया, यानी निर्जलीकरण हो गया। और किसकी उपस्थिति में हुआ, अम्ल की उपस्थिति में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है। भाई सांद्र H2SO4 का मतलब क्या हुआ, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। क्लियर है। और क्या हुआ भाई, जब यहाँ से H और यहाँ से OH बाहर निकल गया तो इन दोनों कार्बन के बीच में पाई बंध का निर्माण हो गया और ये हमारी क्या बन गई, एथीन बन गई। ठीक है, आ रहा है समझ में। चलिए आगे देखिए,
चूंकि अम्ल की उपस्थिति में अल्कोहल अणु से जल का एक अणु विलोपित होता है, अतः इस अभिक्रिया को अल्कोहलों का अम्लीय निर्जलीकरण कहते हैं। देखिए बच्चों, ये बात मैं आपको समझा चुकी हूँ कि यहाँ पे क्या होता है, अम्ल की उपस्थिति में जल का अणु बाहर निकलता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, अल्कोहलों का अम्लीय निर्जलीकरण। और देखिए ये बीटा विलोपन अभिक्रिया का उदाहरण है। देखिए बच्चों समझिए, ये भी एक प्रकार से बीटा विलोपन अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें OH समूह बीटा कार्बन परमाणु से एक हाइड्रोजन परमाणु हटाता है। देखिए समझिए, यहाँ पर भाई है क्या, जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वो तो है अल्फा कार्बन, और ये वाला क्या है, बीटा कार्बन। तो इसमें क्या होता है, अल्फा कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ है, और ये OH समूह क्या करता है, बीटा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को भी हटा देता है। यानी क्या हो गया, यहाँ पे बीटा विलोपन हो गया। यानी इस अभिक्रिया को बीटा विलोपन भी कहा जाता है। ठीक है, आई बात समझ में ये आपको। चलिए आगे देखिए। अब देखिए एल्कीनों के गुणधर्म। तो देखिए बच्चों समझिए, हम लोगों ने एल्कीनों के विरचन की विधियां पढ़ चुकी है, और ये विधियां आपको समझ में आई होगी। और देखिए बच्चों, यहाँ से प्रश्न बनता है, परीक्षा में पूछा जाता है। और अब हम बात करेंगे एल्कीनों के गुणधर्मों के बारे में। सबसे पहले हम भौतिक गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद में रासायनिक गुणधर्मों के बारे में। तो देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले है भौतिक गुणधर्म, और भौतिक गुणधर्म में भी सबसे पहले भौतिक अवस्था। देखिए इस श्रेणी के प्रथम 3 सदस्य यानी कार्बन 2 से कार्बन 4 तक के गैस एवं बाद के 14 सदस्य यानी जिनमें कार्बन 5 से लेकर कार्बन 18 तक के द्रव एवं 18 कार्बन से अधिक कार्बन युक्त एल्कीन ठोस होते हैं। ठीक है बच्चों, यानी ये बात हो गई भौतिक अवस्था के बारे में। यानी होता क्या है कि जो प्रथम 3 सदस्य है, यानी जिनमें 2 कार्बन है, यानी कार्बन 2 से कार्बन 4 तक के जो सदस्य है वो तो होते हैं गैस, और बाद के जो 14 सदस्य है यानी कार्बन 5 से लेकर कार्बन 18 तक के वो होते हैं द्रव, और 18 कार्बन से जो अधिक कार्बन के जो एल्कीन होते हैं वो क्या होते हैं, ठोस होते हैं। क्लियर है। दूसरा देखिए घनत्व, यानी दूसरा भौतिक गुणधर्म पढ़ेंगे। एल्केन की तरह ही एल्कीनों का घनत्व कम होता है, और अणुभार बढ़ने के साथ साथ इनका घनत्व भी बढ़ता जाता है। क्लियर है। यानी एल्केनों की तरह ही एल्कीनों का घनत्व भी कम होता है, और जैसे जैसे अणुभार बढ़ता जाता है घनत्व भी बढ़ता जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए। अब तीसरा भौतिक गुणधर्म देखिए, क्वथनांक एवं गलनांक। तो देखिए संगत एल्केनों की तुलना में एल्कीनों के क्वथनांक एवं गलनांक उच्च होते हैं। देखिए बच्चों समझिए यहाँ पर कि अगर हम संगत एल्केनों की बात करें तो उनकी तुलना में एल्कीनों के क्वथनांक और गलनांक दोनों ही क्या होते हैं, उच्च होते हैं। अणुभार बढ़ने के साथ साथ इनके क्वथनांक एवं गलनांक भी बढ़ते जाते हैं। और देखिए बच्चों समझिए यहाँ पर कि जैसे जैसे अणुभार बढ़ता है क्वथनांक और गलनांक दोनों में ही वृद्धि होती जाती। क्लियर है। आगे देखिए, अब बात करेंगे विलेयता के बारे में। तो देखिए अध्रुवीय होने के कारण एल्कीन जल में अविलेय होते हैं, परंतु कार्बनिक विलायकों जैसे बेंजीन, अल्कोहल, ईथर एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड में विलेय होते हैं। तो देखिए बच्चों क्या है कि जो हमारी एल्कीन होती है तो एल्कीन अध्रुवीय होती है, इस कारण से जल में तो अविलेय है, लेकिन जितने भी हमारे कार्बनिक विलायक हैं जैसे बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, अल्कोहल है, ईथर है, तो उनमें क्या हो जाती है, ये विलेय। क्लियर है, आया समझ में। चलिए आगे देखिए। अब हम बात करेंगे रासायनिक गुण के बारे में, यानी रासायनिक गुणधर्मों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और देखिए बच्चों ध्यान से इन रासायनिक गुणधर्मों को समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। देखिए पहला देखिए योगात्मक अभिक्रियाएं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे योगात्मक अभिक्रियाओं के बारे में। देखिए बच्चों वह अभिक्रियाएं जिनमें अभिकर्मक के साथ एक असंतृप्त कार्बनिक यौगिक जुड़ता है उन्हें योगात्मक अभिक्रियाएं कहते हैं। देखिए बच्चों समझिए भाई योगात्मक अभिक्रिया में क्या होता है, कोई भी जो असंतृप्त कार्बनिक यौगिक है उस असंतृप्त कार्बनिक यौगिक से कोई अभिकर्मक आके जुड़ता है। और देखिए बच्चों इस परिस्थिति में होता क्या है, जो असंतृप्त कार्बनिक यौगिक है उसका पाई बॉन्ड टूटता है और सिग्मा बंध का क्या होता है, निर्माण होता है। तो देखिए इसमें पाई आबंध सिग्मा आबंध में परिवर्तित हो जाता है।
तो देखिए बच्चों यहाँ पे समझ लीजिए, मैं आपको एल्कीन के द्वारा योगात्मक अभिक्रिया को समझाना चाहती हूँ कि किस तरीके से योगात्मक अभिक्रियाएं होती है। तो देखिए बच्चों, ये मान लीजिए कोई एल्कीन है, ये क्या है, एल्कीन है, और मान लीजिए एल्कीन पे हम योग करवा रहे हैं किसी भी अभिकर्मक का, ए बी कोई अभिकर्मक का हम लोग योग करवा रहे हैं, यानी जुड़ रहा है ये इस यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे। तो देखिए बच्चों, होता क्या है कि जो ये असंतृप्त कार्बनिक यौगिक है, इस पे ये अभिकर्मक आके जुड़ता है। देखिए कैसे जुड़ता है भाई, इसमें होता क्या है, कार्बन कार्बन के बीच का जो पाई बंद है, भाई हमें पता है ना कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, भाई एल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, नीचे वाला बॉन्ड तो होता है सिग्मा और ऊपर वाला होता है पाई। ठीक है बच्चों, तो इसमें होता क्या है कि जब भी कोई अभिकर्मक जुड़ने के लिए आता है, यानी जब भी कोई अभिकर्मक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे जब आक्रमण करता है, तो होता क्या है, पाई बंध टूट जाता है। और जैसे ये पाई बंध टूटता है, देखिए बच्चों समझिए, जैसे ही ये पाई बंध टूटेगा, ये पाई बंध, तो इन दोनों कार्बन पे सिग्मा बंध का क्या हो गया, निर्माण। देखिए इस पे भी सिग्मा बंध का निर्माण हो गया, यहाँ पे भी सिग्मा बंध का निर्माण हो गया, और इन दोनों कार्बन के बीच में जो पाई बंध था, ये जो पाई बंध था वो टूट गया है। ठीक है, और क्या हो जाएगा, अब ये जो अभिकर्मक है उसका यहाँ पे योग हो जाएगा, यहाँ पे जुड़ गया ए और यहाँ जुड़ गया ये बी। ठीक है, देखो तो समझे यहाँ पर। तो आपने क्या देखा कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इस अभिकर्मक का योग हो रहा है, इससे तो जुड़ गया ए, इससे जुड़ गया बी। ठीक है, और देखा आपने कि किस तरीके से जो असंतृप्त कार्बनिक यौगिक है वो संतृप्त कार्बनिक यौगिक में बदल गया, और इसे ही कहा जाता है योगात्मक अभिक्रिया। क्लियर बच्चों, आगे देखिए, कुछ महत्वपूर्ण योगात्मक अभिक्रियाएं निम्न है। तो देखिए बच्चों, अब हम एल्कीनों की कुछ महत्वपूर्ण योगात्मक अभिक्रियाओं का यहाँ पे अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे हाइड्रोजन का योग, यानी हाइड्रोजन का जुड़ना। देखिए ध्यान दीजिए, निकिल प्लेटिनम पैलेडियम उत्प्रेरक चूर्ण की उपस्थिति में हाइड्रोजन के अणु एल्कीनों से योग करके संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। देखिए बच्चों, क्या होता है यहाँ पे कि निकिल प्लेटिनम या पैलेडियम जो उत्प्रेरक है, तो उन उत्प्रेरक के चूर्ण की उपस्थिति में, यानी पाउडर फॉर्म में, यानी इनके चूर्ण की उपस्थिति में हाइड्रोजन के अणु का क्या होता है, एल्कीनों पे योग हो जाता है। अब जैसे मैंने आपको समझाया, योगात्मक अभिक्रिया में क्या होता है भाई, जो एल्कीन में जो पाई बंध होता है वो टूट जाता है और सिग्मा बंध का निर्माण होता है। तो यहाँ पे भी यही होगा भाई, पाई बंध टूटेगा, सिग्मा बंध का निर्माण होगा, और उन दोनों सिग्मा बंध से कौन जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगी। यानी क्या होगा, जो हमारी एल्कीन है वो किस में बदल जाएगी, एल्केन में, यानी असंतृप्त यौगिक संतृप्त यौगिक में बदल जाएगा। तो देखिए बच्चों समझिए, यहाँ पर अभिक्रिया से इसे और अच्छे से समझ सकते हैं हम। देखिए बच्चों, ये हमारी क्या है, एथीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन है। ठीक है, निकिल प्लेटिनम या पैलेडियम, देखिए बच्चों तीनों में से हम किसी को भी काम में ले सकते हैं। तो इन उत्प्रेरक के जो चूर्ण है उनकी उपस्थिति में क्या होता है, हाइड्रोजन का इन पे योग होता है। योग कैसे होगा, कार्बन कार्बन के बीच में जो पाई बंध है, समझिए यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में जो पाई बंध है वो टूट जाएगा, दो सिग्मा बंध यहाँ पे और यहाँ पे देखिए दो सिग्मा बंध बनेंगे, और दोनों सिग्मा बंध से हाइड्रोजन जुड़ जाएगी, यानी हमारी एथीन किस में बदल गई, एथेन में, CH3 बॉन्ड CH3। ठीक है, तो देखा आपने, एक हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ गई तो ये CH3 हो गया, और एक हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ गई ये CH3 हो गया। क्लियर है, यानी यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन का योग हो गया। आगे देखिए, इसी तरीके से देखिए प्रोपीन है भाई, दूसरी अभिक्रिया देखिए, अब यहाँ पे प्रोपीन है। प्रोपीन की अभिक्रिया वही निकिल प्लेटिनम या पैलेडियम की उपस्थिति में हम हाइड्रोजन के साथ करवा रहे हैं। क्या होगा, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में जो ये पाई बॉन्ड है, देखिए एक सिग्मा है दूसरा पाई, तो पाई बॉन्ड टूटेगा, इन दोनों कार्बन पे सिग्मा बंध बनेंगे और हाइड्रोजन का योग हो जाएगा, यानी प्रोपीन किस में बदल गई, प्रोपेन में बदल गई। देखा आपने भाई, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में जो पाई बंध था वो तो टूट गया, और दो सिग्मा बंध का निर्माण हुआ, और दोनों सिग्मा बंध से क्या हुआ, हाइड्रोजन आके जुड़ गई, यानी प्रोपीन बदल गई प्रोपेन में। क्लियर है बच्चों, आगे देखिए, प्लेटिनम तथा पैलेडियम कमरे के ताप पर अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। देखिए बच्चों, होता क्या है कि जो प्लेटिनम और पैलेडियम है ये दोनों उत्प्रेरक तो कमरे के ताप पर ही अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं, जबकि निकल उत्प्रेरक के लिए उच्च ताप व उच्च दाब की आवश्यकता होती है।
क्लियर है? तो ये हमें पता होना चाहिए और ये आपको समझ में आया होगा किस तरीके से योग होता है। कार्बन कार्बन के बीच का पाई बंध टूटता है, 2 सिग्मा बंध बनते हैं और सिग्मा बंध पे हाइड्रोजन जुड़ जाती है और इस तरीके से क्या होता है, जो हमारी एल्कीन है वो एल्केन में बदल जाती है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। अब दूसरा देखिए हैलोजनों का योग। देखिए बच्चों, अब हम बात करेंगे कि हैलोजनों का योग किस तरीके से होता है। देखिए, एल्कीन हैलोजन से संयोग कर विसिनल या सन्निध डाई हैलाइड बनाते हैं। देखिए जो समझिए यहाँ पर क्या होता है कि जब एल्कीन पर, जो एल्कीन है उस पर जब हैलोजन का योग होता है तो विसिनल या जिसे हम सन्निध डाई हैलाइड बोलते हैं उनका निर्माण होता है। देखिए इस अभिक्रिया को भी समझने की कोशिश करिए आप लोग। देखिए बच्चों, ये क्या है, एल्कीन है और एल्कीन की अभिक्रिया हैलोजन के साथ हो रही है CCl4 की उपस्थिति में। क्या होगा भाई, ये पाई बंध टूटेगा। भाई इन दोनों के बीच में एक तो सिग्मा बंध है, एक पाई बंध है। पाई बंध टूटेगा, 2 सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होगा और दोनों सिग्मा बॉन्ड से देखिए ये हैलोजन जुड़ गई, यानी ये हमारी सन्निध डाई हैलाइड, जिसे विसिनल डाई हैलाइड भी कहा जाता है, उसका क्या हो गया, निर्माण हो गया। क्लियर है, आया समझ में ये आपको? और देखिए बच्चों, यहाँ पे समझने की कोशिश करना कि जो हैलोजन होती है, भाई यहाँ पे जो एक्स है, जो एक्स की बात कर रहे हैं हैलोजन, वो कौन कौन सी होती है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, कोई सी भी हैलोजन हो सकती है। आगे देखिए, देखिए ब्रोमीन द्रव का लाल नारंगी रंग असंतृप्त स्थान पर ब्रोमीन के जुड़ने के पश्चात लुप्त हो जाता है। इस अभिक्रिया का उपयोग असंतृप्तता के परीक्षण के लिए होता है। देखिए जो समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये चीज़ हम प्रैक्टिकल्स में भी करते हैं। देखिए होता क्या है कि ब्रोमीन द्रव, जो ब्रोमीन द्रव है उसका रंग कैसा होता है, लाल नारंगी रंग होता है। और जब ये ब्रोमीन यानी Br2, देखिए बच्चों हम बात कर रहे हैं Br2 द्रव, यानी ब्रोमीन जो द्रव है या हम बोल सकते हैं ब्रोमीन जल, इसे ब्रोमीन जल भी बोल सकते हैं। तो देखिए इसका जो रंग है वो लाल नारंगी रंग होता है और जब इसका योग, देखिए बच्चों जब इसका योग किसी भी असंतृप्त यौगिक पे हो जाता है तो क्या होता है, इसका जो लाल नारंगी रंग है वो लुप्त हो जाता है। देखिए बच्चों, इसका जब योग किसी भी असंतृप्त कार्बनिक यौगिक पे होता है तो इसका रंग लुप्त हो जाता है। और तो इस रंग का यानी जो लाल नारंगी रंग है उसका लुप्त होना क्या प्रदर्शित करता है, वहां पे असंतृप्तता उपस्थित है, यानी जो भी कार्बनिक यौगिक है उसमें असंतृप्तता उपस्थित है। या हम ये कह सकते हैं कि किसी भी कार्बनिक यौगिक में अगर हमें असंतृप्तता का परीक्षण करना है तो हम उसकी अभिक्रिया ब्रोमीन द्रव के साथ करवाते हैं और अगर ब्रोमीन द्रव का लाल नारंगी रंग लुप्त हो जाता है, इसका मतलब हमारे उस कार्बनिक यौगिक में क्या उपस्थित है, असंतृप्तता। क्लियर है, यानी इसे कहाँ पे काम में लेते हैं, असंतृप्तता के परीक्षण के लिए। क्लियर है बच्चों, चलिए आगे देखिए। तीसरा देखिए हाइड्रोजन हैलाइडों का योग। देखिए बच्चों, अब हम बात करेंगे कि एल्कीनों पर हाइड्रोजन हैलाइडों का योग कैसे होता है। देखिए एल्कीनों के साथ हाइड्रोजन हैलाइडों के योग के फलस्वरूप एल्किल हैलाइड प्राप्त होते हैं। देखिए बच्चों समझे, यहाँ पर एल्कीनों के साथ हाइड्रोजन हैलाइडों के योग के फलस्वरूप एल्किल हैलाइड प्राप्त होते हैं। और देखिए जो समझे यहाँ पर कि हाइड्रोजन हैलाइडों को हम हैलोजन अम्ल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए समझे इस अभिक्रिया को, यहाँ होता क्या है, देखिए बच्चों ये क्या है, हमारी एल्कीन है। एल्कीन की अभिक्रिया HX यानी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ हम अभिक्रिया करवा रहे हैं। क्या होगा, हम लोग पढ़ के आए हुए हैं योगात्मक अभिक्रिया होगी, यानी कार्बन कार्बन के बीच में, देखिए समझिए कार्बन कार्बन के बीच में जो पाई बंध है वो टूटेगा, 2 सिग्मा बंध बनेंगे, एक सिग्मा बंध पे हाइड्रोजन जुड़ गया और एक पे क्या जुड़ गई, हैलोजन जुड़ गई। क्लियर है, तो देखा आपने यहाँ पे कि एल्कीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करवाने पर एल्किल हैलाइड का क्या होता है, निर्माण होता है, यानी यहाँ पे योगात्मक अभिक्रिया हो रही है। और देखिए जो समझे यहाँ पर कि जो हमारी एल्कीन होती है तो एल्कीन इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया देती है। देखिए बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी एल्कीन है, देखिए जो एल्कीन है, एल्कीन को मैं इस तरीके से प्रदर्शित कर सकती हूँ, ये एल्कीन है। तो एल्कीन किस प्रकार की अभिक्रिया देती है, इलेक्ट्रॉन स्नेही। देखिए समझे यहाँ पर ये एल्कीन की अभिक्रिया होती है। देखिए बच्चों एल्कीन इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया देती है, योगात्मक अभिक्रिया देती है।
ठीक है। यानी जितनी भी अभी हमने योगात्मक अभिक्रिया पढ़ी है वो सब कैसी अभिक्रिया है, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया है। और देखिए बच्चों इसमें होता क्या है भाई, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उस पे क्या होता है, किसी भी अभिकर्मक का योग हो जाता है। अब इसे इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस एल्कीन पर यानी जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इस पे सबसे पहले आक्रमण कौन करता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही सबसे पहले आक्रमण करता है। या हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो योग होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे जब योग होता है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन स्नेही का योग होता है, यानी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन स्नेही आके जुड़ता है। इसीलिए इन अभिक्रियाओं को इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कहा जाता है। और इनमें होता क्या है, कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड टूटता है, यानी जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उनका जो पाई बॉन्ड टूटता है एल्कीन का, और सिग्मा बंध का निर्माण होता है। और इस तरीके से हमने क्या देखा कि जो हमारी एल्कीन है वो एल्केन में बदल जाती है। क्लियर है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से एल्कीन पे हाइड्रोजन हैलाइडों का योग होता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए। अब देखिए सममित एल्कीनों के साथ योग। देखिए बच्चों अब हम ये बात करेंगे कि सममित एल्कीनों पे किस तरीके से हाइड्रोजन हैलाइडों का योग होता है। तो देखिए यहाँ सममित एल्कीन हाइड्रोजन हैलाइड से क्रिया करके केवल एक प्रकार का उत्पाद बनाते हैं। देखिए तो समझिए यहाँ पर कि जब सममित एल्कीन हाइड्रोजन हैलाइड से क्रिया करती है तो एक ही प्रकार का उत्पाद बनता है। और देखिए समझ लीजिए अभिक्रिया को कि किस तरीके से यहाँ पे योग होता है। देखिए बच्चों ये क्या है, ये हमारी कोई सममित एल्कीन है, ठीक है। और सममित एल्कीन क्या है, ये एथीन है। और देखिए जो सममित एल्कीन क्या होती है एक बार समझ लीजिए। देखिए इस एल्कीन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कार्बन और ये कार्बन आपस में डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं। भाई इसे मैं इस तरीके से भी तो लिख सकती हूँ ना, सी डबल बॉन्ड सी, इससे जुड़े हुए हैं 2 हाइड्रोजन, ठीक है, और 2 हाइड्रोजन इससे जुड़े हुए हैं। देखिए तो समझने की कोशिश करिए। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कार्बन और ये कार्बन, देखिए ये कार्बन और ये कार्बन इस दोनों के बीच में यानी इन दोनों कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। और देखिए इस कार्बन से भी 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इस कार्बन से भी 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। कहने का मतलब है कि डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए जो दोनों कार्बन हैं उन दोनों कार्बन पे समान समूह उपस्थित है। यानी इस कार्बन की बात करें 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन की बात करें 2 हाइड्रोजन, समान समूह है, यानी ये क्या हो गई, सममित एल्कीन हो गई। अब इस सममित एल्कीन पर HBr का योग करवा रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड का हम यहाँ पे योग करवा रहे हैं। अब बच्चों देखिए यहाँ पे जब योग होगा तो देखिए ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन चाहे इस कार्बन पे जुड़े चाहे इस कार्बन पे, इसी तरीके से ये जो ब्रोमीन है वो इस कार्बन पे जुड़े या इस कार्बन पे, हमें एक ही उत्पाद प्राप्त होगा। वापस देखिए बच्चों, अगर हम HBr का योग करवाते हैं तो हाइड्रोजन दोनों में से किसी भी कार्बन पे जुड़ जाए, ब्रोमीन दोनों में से यानी इन दोनों कार्बन में से किसी भी कार्बन पे जुड़ जाए, हमें एक ही उत्पाद प्राप्त होगा। और वो कौन सा उत्पाद है, ब्रोमोएथेन। क्लियर है, यानी ब्रोमोएथेन हमें प्राप्त होगा। तो यानी सममित एल्कीन पर, देखिए सममित एल्कीन पर जब हम HBr का हाइड्रोजन ब्रोमाइड का योग करवाते हैं या हम ये बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन हैलाइड का योग करवाते हैं तो हमें एक ही प्रकार का उत्पाद प्राप्त होता है। ठीक है, इसे एक उदाहरण से और समझ लीजिए। देखिए ये हमारी क्या हो गई, 2 ब्यूटीन हो गई। देखिए 2 ब्यूटीन हो गई, इसकी अभिक्रिया HBr के साथ करवा रहे हैं। इसमें भी वही चीज है भाई, अगर आप ध्यान से देखेंगे इस कार्बन और इस कार्बन यानी दोनों कार्बन से समान समूह जुड़े हुए हैं। देखिए यहाँ पर बच्चों इस कार्बन से एक हाइड्रोजन और एक मैथिल समूह, इसी तरीके से इस कार्बन से एक हाइड्रोजन और एक मैथिल समूह, यानी ये भी हमारी क्या हो गई, सममित एल्कीन हो गई, 2 ब्यूटीन। और इस सममित एल्कीन पे देखिए जो सममित एल्कीन है इस सममित एल्कीन पे HBr का योग करवाते हैं तो हाइड्रोजन किसी भी कार्बन पे जुड़े या जो ब्रोमीन है वो किसी भी कार्बन पे जुड़े, हमें एक ही उत्पाद प्राप्त होगा और वो उत्पाद होगा 2 ब्रोमोब्यूटेन। कौन सा उत्पाद प्राप्त होगा, 2 ब्रोमोब्यूटेन। क्लियर है, आया समझ में ये आपको। तो ये तो बात हो गई कि सममित एल्कीन पर किस प्रकार से योग होता है। अब हम बात कर लेते हैं असममित एल्कीन की। देखिए असममित एल्कीनों के साथ योग, यानी अब हम बात करेंगे कि जो असममित एल्कीन है उस पर किस तरीके से हाइड्रोजन हैलाइडों का योग होता है। तो देखिए यहाँ पर ये योग होता है मार्कोनिकोफ का नियम, यानी मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार ये योग होता है। और देखिए बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये परीक्षा में पूछा जाता है। तो देखिए हम इस पर एक बार नजर डाल लेते हैं कि मार्कोनिकोफ का नियम क्या होता है। यानी कहने का मतलब है कि असममित एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइडों का योग किस प्रकार से होता है। देखिए इस नियम के अनुसार
हाइड्रोजन हैलाइडों का योग असम्मित एल्कीनों पर इस प्रकार होता है कि हाइड्रोजन हैलाइड का ऋणात्मक भाग, देखिए समझिए यहाँ पर कि इस नियम के अनुसार हाइड्रोजन हैलाइडों का योग असम्मित एल्कीनों पर इस प्रकार होता है कि हाइड्रोजन हैलाइड का ऋणात्मक भाग, देखिए ऋणात्मक भाग द्विबंध वाले उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या न्यूनतम होती है। देखिए बच्चों वापस समझ लीजिए, मार्कोनिकॉफ नियम बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई असम्मित एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइडों का योग इस प्रकार से होता है कि जो हाइड्रोजन हैलाइड है उसका ऋणात्मक भाग, देखिए यानी जो ऋणात्मक भाग है वो द्विबंध के उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन की संख्या क्या है, कम है। और देखिए इस अभिक्रिया से आप इसे और अच्छे से समझ सकते हैं। तो देखिए बच्चों समझिए यहाँ पर, देखिए बच्चों ये हमारी क्या हो गई, कोई असम्मित एल्कीन हो गई। देखिए समझ लीजिए किस तरीके से ये असम्मित एल्कीन है। देखिए बच्चों ये कार्बन और ये कार्बन, ये दोनों कार्बन डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं। देखिए मैं इसे इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, आर सी डबल बॉन्ड सी एच, ये एच और इधर भी एच, ठीक है। यानी इस एल्कीन को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो दोनों कार्बन है, यानी ये जो दोनों कार्बन हैं आपस में डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं। अब देखिए जो इस कार्बन को अगर हम देखते हैं तो इसमें एक तो एल्किल समूह और एक क्या है, हाइड्रोजन। और इस कार्बन को अगर हम देखते हैं इस वाले को तो इसमें क्या है, 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। क्लियर है। तो देखा आपने कि भाई समूह समान नहीं है। भाई इस कार्बन पे तो एक एल्किल समूह जुड़ा हुआ है जबकि इस कार्बन पे कोई एल्किल समूह ही नहीं है। तो ये क्या हो गया, असम्मित एल्कीन हो गई। असम्मित एल्कीन पे हम योग करवा रहे हैं हाइड्रोजन हैलाइड का। देखिए जो समझे यहाँ पर, असम्मित एल्कीन पे हम किसका योग करवा रहे हैं, हाइड्रोजन हैलाइड का योग करवा रहे हैं, HX का। हम लोगों को पता है कि जो हाइड्रोजन हैलाइड होते हैं उसमें हाइड्रोजन पे तो होता है प्लस आवेश और हैलोजन पे होता है माइनस आवेश, ठीक है। तो देखिए बच्चों होगा क्या, जो ये हाइड्रोजन हैलाइड है, ठीक है, इसका जो ऋणात्मक भाग है यानी जो X माइनस, ये जो ऋणात्मक भाग है ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जुड़ता है जिस पे हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, ठीक है। तो देखिए बच्चों ध्यान से देखिए, ये जो अगर हम बात करें इस और इस कार्बन की, जो डबल बॉन्ड से जुड़े इन दोनों कार्बन की हम लोग बात करें तो देखिए बच्चों इस कार्बन पे एक ही हाइड्रोजन है और इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है। यानी कार्बन पे, कौन से कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या कम है, इस कार्बन पे। यानी ये जो X माइनस है, जो ऋणात्मक भाग है वो इस वाले कार्बन से जुड़ेगा। और यही क्या है, मार्कोनिकॉफ नियम है। भाई हमने पढ़ा ना कि HX का ऋणात्मक भाग द्विबंध वाले उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या होती है, न्यूनतम होती है। तो देखिए जो ये X माइनस है वो इस कार्बन से जुड़ेगा और जो हाइड्रोजन है H प्लस वो इस कार्बन से जुड़ेगा। और देखिए हमें क्या प्राप्त हुआ, हमारा उत्पाद, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। तो देखा आपने कि इस कार्बन से यानी इस वाले कार्बन से, देखिए इस कार्बन से तो ये हैलोजन यानी X जुड़ गया और इस कार्बन पे हाइड्रोजन आके जुड़ गई। यही है हमारा मार्कोनिकॉफ नियम। क्लियर है बच्चों। और देखिए बच्चों मार्कोनिकॉफ नियम कब लागू होता है, जब हमारी एल्कीन कैसी होती है, असम्मित एल्कीन होती है। क्लियर है। चलिए आगे देखिए। अब देखिए बच्चों एक उदाहरण से और समझ लीजिए इस मार्कोनिकॉफ नियम को। देखिए बच्चों ये क्या है, प्रोपीन। ये प्रोपीन है, असम्मित एल्कीन है। देखिए बच्चों ये भी हमारी असम्मित एल्कीन है। इसे मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ CCH3 और एक जुड़ा हुआ इससे हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड C, इससे हाइड्रोजन, इससे हाइड्रोजन, ये क्या हो गई, प्रोपीन हो गई। प्रोपीन की अभिक्रिया HBr, देखिए HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ करवा रहे हैं। H पे होता है प्लस, Br पे होता है माइनस, हमें पता है। और हमने मार्कोनिकॉफ नियम भी पढ़ा है कि भाई जो HBr है इसका जो ऋणात्मक भाग है, देखिए समझिए यहाँ पर भाई जो हमारा ये हाइड्रोजन हैलाइड है या हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, इसका जो ये ऋणात्मक भाग है Br माइनस, तो Br माइनस तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जुड़ता है जिस पे हाइड्रोजन की संख्या कम है। यानी Br माइनस कहाँ जुड़ेगा, इस कार्बन पे आके जुड़ेगा, ठीक है। और इस कार्बन पे जुड़ेगा ये H प्लस, ठीक है। तो देखिए बच्चों हमारा क्या उत्पाद बना, भाई इस कार्बन पे जब हमारा Br आके जुड़ गया, देखिए इस कार्बन पे Br आके जुड़ गया और इस कार्बन पे हाइड्रोजन जुड़ गई तो ये हमारा बन गया आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। क्या बन गया, ये आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, मार्कोनिकॉफ नियम।
और देखिए बच्चों ये नियम आपको समझ में आया होगा। और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, परीक्षा में पूछा जाता है। और कभी कभी क्या होता है, आपको एल्कीन दे दी जाती है, हो सकता है वो एल्कीन असम्मित हो या सम्मित हो, यानी एल्कीन आपको दे दी जाएगी और एल्कीन देने के बाद आपको साथ में हाइड्रोजन हैलाइड दे दिया जाएगा और फिर आपसे उत्पाद पूछा जाएगा। तो देखिए बच्चों, अगर सम्मित एल्कीन है तो एक ही उत्पाद बनेगा, यानी एक ही प्रोडक्ट का निर्माण होगा। और अगर असम्मित एल्कीन है तो उस कंडीशन में हम लोगों को इस मार्कोनिकोव नियम को याद रख के ही उत्पाद का निर्माण करना है कि कौन सा उत्पाद मुख्य उत्पाद के रूप में बनेगा। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। अब देखिए हम इसकी क्रियाविधि समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, हम इसकी क्रियाविधि यानी मैकेनिज्म समझ लेते हैं कि किस तरीके से ये होता है। देखिए पद 1, स्टेप फर्स्ट देखिए, हाइड्रोजन ब्रोमाइड एक इलेक्ट्रॉन स्नेही H+ देता है। देखिए बच्चों, हम लोगों को पता है कि जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, भाई हाइड्रोजन ब्रोमाइड की बात करें या हाइड्रोजन हैलाइड की हम लोग बात करें तो ये कैसे टूटते हैं, ये टूटते हैं H+ का Br- का, या मैं ऐसे बोल सकती हूँ H+ का और X- का। यानी जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड है वो एक इलेक्ट्रॉन स्नेही H+ देता है, ठीक है। और ये H+, ये जो इलेक्ट्रॉन स्नेही H+ द्विबंध पर आक्रमण करता है। देखिए समझिए बच्चों, भाई हाइड्रोजन ब्रोमाइड एक इलेक्ट्रॉन स्नेही H+ देता है जो द्विबंध पर आक्रमण करता है और कार्ब धनायन बनाता है। क्या बनाता है? कार्ब धनायन। देखिए बच्चों समझिए, यहाँ पे कार्ब धनायन का निर्माण होता है जिसे हम कार्बोकैटायन भी कहते हैं। देखिए यहाँ पर ये HBr है। देखिए समझिए यहाँ पर किस तरीके से इसकी मैकेनिज्म होती है। HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, ये टूटेगा H+ का Br- का, और जो ये H+ इलेक्ट्रॉन स्नेही है ये द्विबंध पे आक्रमण करेगा, क्योंकि हमें पता है ना इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होती है। तो ये क्या करेगा, ये हमारे द्विबंध पर, एल्कीन के द्विबंध पे आक्रमण करेगा। देखिए जो समझिए यहाँ पर, देखिए ये हमारी क्या है, एल्कीन है, ठीक है, प्रोपीन है, ये प्रोपीन हो गई। अब ये H+ आक्रमण कर रहा है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे जो ये H+ है, ये जो H+ है वो इस कार्बन पे भी आक्रमण कर सकता है और इस कार्बन पे भी आक्रमण कर सकता है। वापस समझिए, भाई ये दोनों कार्बन ही डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है। तो ये जो H+ है, जो इलेक्ट्रॉन स्नेही H+ है, वो इस कार्बन से भी जुड़ सकता है और इस कार्बन से भी जुड़ सकता है। तो देखिए बच्चों समझिए, अगर ये H+, देखिए बच्चों अगर ये H+ इस कार्बन से जुड़ता है, देखिए ये अगर H+ इस कार्बन से जुड़ता है, इस वाले कार्बन से, तब तो देखिए हमें ये वाला कार्ब धनायन प्राप्त होता है। देखिए बच्चों ये वाला कार्ब धनायन प्राप्त होता है जो होता है 1 डिग्री, या जिसे हम बोल सकते हैं प्राथमिक कार्ब धनायन या प्राथमिक कार्बोकैटायन। क्लियर है? और इसी तरीके से अगर ये वाला H+, भाई ये जो H+ है वो अगर इस कार्बन से जुड़ता है, देखो जो समझिए यहाँ पर H+ अगर इस कार्बन से आके जुड़ता है तो हमें ये वाला कार्ब धनायन यानी कार्बोकैटायन प्राप्त होता है। तो देखिए इस वाले को देखिए, इसमें ये क्या हो गया, इस कार्बन पे प्लस है यानी ये हो गया प्राथमिक, और इसमें देखिए इस वाले कार्बन पे प्लस है, ये क्या हो गया, द्वितीयक, यानी ये तो हो गया हमारा प्राइमरी, ये हो गया सेकेंडरी। जो हम बोल सकते हैं प्राथमिक कार्ब धनायन या प्राथमिक कार्बोकैटायन, ये हमारा हो गया द्वितीयक कार्ब धनायन या द्वितीयक कार्बोकैटायन। क्लियर है बच्चों? अब देखिए यहाँ पर जो ये प्राथमिक हमारा कार्बोकैटायन है ये कम स्थायी होता है और द्वितीयक कार्बोकैटायन हमारा क्या होता है, अधिक स्थायी। क्लियर है? यहाँ तक की चीज आपको समझ में आई? चलिए आगे देखिए, द्वितीयक कार्ब धनायन अधिक स्थायी होता है। देखिए जो समझिए अभी हमने देखा, भाई जो द्वितीयक कार्बोकैटायन है या जो द्वितीयक कार्ब धनायन है वो अधिक स्थायी होता है। क्लियर है? क्योंकि यह शीघ्र निर्मित होता है। कारण क्या है? क्योंकि यह शीघ्रता से निर्मित होता है। क्लियर है बच्चों? आगे देखिए, अब देखिए पद 2 यानी स्टेप 2 में क्या होता है। इस पद में Br-, देखिए बच्चों जो ब्रोमाइड आयन है Br- है वो क्या करता है, आक्रमण करता है। यानी जो हमें देखिए बच्चों ये जो हमें कार्ब धनायन प्राप्त हुए हैं, इन कार्ब धनायन पे Br-, ये जो ब्रोमाइड आयन है Br- वो आक्रमण करता है
और निम्न उत्पाद बनाता है। तो देखिए समझे यहाँ पर किस तरीके से दो उत्पादों का यहाँ पे निर्माण होता है और मुख्य उत्पाद कौन सा है और अल्प उत्पाद कौन सा है। तो देखिए बच्चों क्या होगा, ये देखिए ये हमारा हो गया 2 डिग्री कार्ब धनायन। देखिए जो 2 डिग्री कार्ब धनायन, देखिए जो ये था जो हमारा अधिक स्थायी था 2 डिग्री कार्ब कैटायन, तो या 2 डिग्री कार्ब धनायन भी बोल सकते हैं। देखिए बच्चों कार्ब धनायन को कार्ब कैटायन भी बोल सकते हैं। तो क्या होगा, इस पे ये ब्रोमाइड आयन Br- आक्रमण करेगा, यानी ये क्या यहाँ पे आके जुड़ जाएगा और ये क्या बन गया, ये हमारा मुख्य उत्पाद बन गया, मुख्य उत्पाद बन गया हमारा। और देखिए इस मुख्य उत्पाद का नाम क्या है, 2-ब्रोमोप्रोपेन। देखिए जो इसका निर्माण नाम क्या है, 2-ब्रोमोप्रोपेन। ये जो हमारा मुख्य उत्पाद बना है इसका नाम है या IUPAC नाम है 2-ब्रोमोप्रोपेन। क्लियर है। आगे देखिए अगर हम बात करें 1 डिग्री कार्ब धनायन की, देखिए हमने देखा था ना 1 डिग्री कार्ब धनायन या जो 1 डिग्री कार्बोकैटायन है वो कम स्थायी होता है। तो इस पे अगर Br- ब्रोमाइड आयन आक्रमण करता है, यानी यहाँ पे आके जुड़ता है, तो हमें ये उत्पाद प्राप्त होता है। ठीक है, और इस उत्पाद को हम क्या बोल सकते हैं, 1-ब्रोमोप्रोपेन। देखिए जो समझिए ये तो हो गया 2-ब्रोमोप्रोपेन, ये हो गया 1-ब्रोमोप्रोपेन। और देखिए ये होता है मुख्य उत्पाद और ये क्या होता है, अल्प उत्पाद। तो देखा आपने कि हमें मुख्य उत्पाद क्या प्राप्त हुआ, ये वाला। और ये मुख्य उत्पाद हमें क्यों प्राप्त हुआ, इसका कारण आप लोगों को पता है कि भाई इसका निर्माण, इस मुख्य उत्पाद का निर्माण 2 डिग्री कार्ब धनायन से होता है। और 2 डिग्री कार्ब जो धनायन है, या हम बोल सकते हैं कि जो 2 डिग्री कार्ब कैटायन है, भाई 2 डिग्री कार्ब कैटायन है ना, वो क्या है, अधिक स्थायी होता है। देखिए जो वापस समझिए भाई ये जो मुख्य उत्पाद है इसका निर्माण 2 डिग्री कार्ब धनायन से होता है और जो 2 डिग्री कार्ब धनायन है वो अधिक स्थायी होता है और शीघ्र निर्मित होता है। क्लियर है, आई बात समझ में आपको यहाँ तक की। चलिए आगे देखिए, अब बात करेंगे प्रति मार्कोनिकोव योगज अथवा परोक्साइड प्रभाव अथवा खराश प्रभाव। तो देखिए बच्चों हम लोगों ने मार्कोनिकोव नियम के बारे में पढ़ लिया है कि मार्कोनिकोव नियम क्या होता है। और देखिए बच्चों जब किसी भी एल्कीन की अभिक्रिया अगर हम लोग हाइड्रोजन हैलाइड के साथ परोक्साइड की उपस्थिति में करवाते हैं तो जो ये योग होता है वो मार्कोनिकोव नियम के विपरीत होता है और इसे ही कहा जाता है प्रति मार्कोनिकोव योगज। वापस देखिए बच्चों, अगर किसी भी एल्कीन की अभिक्रिया हम हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करवाते हैं और यह अभिक्रिया अगर किसी परोक्साइड की उपस्थिति में संपन्न होती है तो इसे कहा जाता है प्रति मार्कोनिकोव योगज, या हम बोल सकते हैं प्रति मार्कोनिकोव नियम। इसे प्रति मार्कोनिकोव नियम भी बोल सकते हैं या इसे हम परोक्साइड प्रभाव अथवा खराश प्रभाव भी बोल सकते हैं। तो देखिए परोक्साइड की उपस्थिति में असम्मित एल्कीनों, देखिए जो समझिए यहाँ पे भी हम असम्मित एल्कीनों पे बात करेंगे, यानी परोक्साइड की उपस्थिति में असम्मित एल्कीनों जैसे प्रोपीन से HBr का संयोजन प्रति मार्कोनिकोव नियम से होता है। ऐसा केवल HBr के साथ होता है। देखिए समझिए कि ऐसा केवल HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ होता है, HCl एवं HI के साथ नहीं। देखिए हम पढ़ेंगे कि इनके साथ क्यों नहीं होता। भाई जो हमारा प्रति मार्कोनिकोव के अनुसार जो योग होता है वो HCl और HI के साथ क्यों नहीं होता, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं कि HBr के साथ यानी परोक्साइड की उपस्थिति में जब एल्कीन की अभिक्रिया HBr के साथ हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ करवाते हैं तो किस तरीके से यहाँ पे योग होता है। तो देखिए इस अभिक्रिया को परोक्साइड प्रभाव या खराश प्रभाव या योगज अभिक्रिया का प्रति मार्कोनिकोव नियम कहते हैं। वापस देखिए बच्चों, भाई होता क्या है, परोक्साइड की उपस्थिति में असम्मित एल्कीनों से HBr का संयोजन प्रति मार्कोनिकोव नियम से होता है और इसे परोक्साइड प्रभाव, खराश प्रभाव या योगज अभिक्रिया का प्रति मार्कोनिकोव नियम कहते हैं। और देखिए अभिक्रिया, देखिए बच्चों अभिक्रिया से ये आपको समझ में आएगा। तो देखिए बच्चों ये क्या है, प्रोपीन, असम्मित एल्कीन है हमारी प्रोपीन। ठीक है, असम्मित एल्कीन की अभिक्रिया HBr के साथ करवा रहे हैं और ये हो गया परोक्साइड, बेंजोइल परोक्साइड की उपस्थिति में करवा रहे हैं। तो देखिए क्या उत्पाद प्राप्त होगा, 1-ब्रोमोप्रोपेन। देखिए जो समझिए यहाँ पर कि हमें कौन सा उत्पाद प्राप्त हो रहा है, 1-ब्रोमोप्रोपेन प्राप्त हो रहा है। तो देखा आपने भाई ये जो उत्पाद है ये उत्पाद तो मार्कोनिकोव नियम में बनता ही नहीं है।
भाई हम अभी मार्कोनिकॉफ नियम पढ़ के आए हैं ना, भाई मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार तो उत्पाद क्या बनेगा भाई, जब प्रोपीन की अभिक्रिया HBr के साथ करवाएंगे तो मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार तो हमारा उत्पाद बनेगा 2 ब्रोमोप्रोपेन। लेकिन जब ये अभिक्रिया, जब इनके बीच में अभिक्रिया हम पेरोक्साइड की उपस्थिति में करवाते हैं तो यहाँ पे उत्पाद बनता है 1 ब्रोमोप्रोपेन। यानी हम कह सकते हैं कि HBr का जो योग होता है वो मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत होता है और इसे ही कहा जाता है प्रति मार्कोनिकॉफ नियम। क्लियर है? अब देखिए परोक्साइड प्रभाव मुक्त मूलक श्रृंखला क्रियाविधि द्वारा होता है। देखिए बच्चों, जो ये परोक्साइड प्रभाव है जिसे हम प्रति मार्कोनिकॉफ नियम भी कहते हैं, ये मुक्त मूलक श्रृंखला क्रियाविधि द्वारा, या हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन होती है, या हम बोल सकते हैं कि फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म होती है जिसकी क्रियाविधि निम्न है। देखिए बच्चों, वापस देखिए कि जो परोक्साइड प्रभाव है वो मुक्त मूलक यानी फ्री रेडिकल श्रृंखला क्रियाविधि यानी चेन मैकेनिज्म, यानी फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म के द्वारा होती है, यानी ये मुक्त मूलक श्रृंखला क्रियाविधि द्वारा होती है और इसकी क्रियाविधि निम्न है। यानी अब हम इस क्रियाविधि का अध्ययन करेंगे। तो देखिए जो समझे, यहाँ पर एक एक स्टेप को बहुत अच्छे से समझिएगा। देखिए बच्चों क्या होता है, सबसे पहले देखिए ये बेंजोल पेरोक्साइड है। ये क्या है? बेंजोल पेरोक्साइड है। और देखिए बच्चों बेंजोल पेरोक्साइड की उपस्थिति में यह अभिक्रिया संपन्न होती है, या हम बोल सकते हैं कि प्रारंभ होती है। भाई बेंजोल पेरोक्साइड के कारण ही हमारी अभिक्रिया यहाँ पे शुरुआत हो रही है, अभिक्रिया शुरू हो रही है और इसे हम क्या बोल सकते हैं? प्रारंभिक पद। यानी किसी भी चेन का या किसी भी श्रृंखला का ये प्रारंभिक पद होता है। इसमें क्या होता है, जो बेंजोल पेरोक्साइड है तो बेंजोल पेरोक्साइड का समाक्ष विखंडन होता है। देखिए इस तरीके से समाक्ष विखंडन होता है इस बॉन्ड का और हमें देखिए ये मुक्त मूलक प्राप्त होता है। ठीक है, 2 ये मुक्त मूलक प्राप्त होते हैं, ये मुक्त मूलक है। और इन मुक्त मूलक में देखिए बच्चों इस बंध का दोबारा समाक्ष विखंडन होता है तो 2 CO2 यानी 2 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु तो बाहर निकल जाते हैं और इस तरीके से 2C6H5 रेडिकल, यानी हमें ये फेनिल रेडिकल, हम बोल सकते हैं फेनिल मुक्त मूलक ही हमें प्राप्त होते हैं 2। क्लियर है? यानी और यही जो मुक्त मूलक है वो आगे अभिक्रिया को शुरू करते हैं। देखिए अब होता क्या है, जो ये रेडिकल है C6H5 जो रेडिकल है वो क्या करेगा? HBr के साथ अभिक्रिया करेगा। हमने देखा अभिक्रिया कौन सी है? मुक्त मूलक श्रृंखला क्रियाविधि होती है यहाँ पे। तो देखिए बच्चों होता क्या है, इस HBr का भी समाक्ष विखंडन होता है तो ये तो बन गया Br रेडिकल। ठीक है, ब्रोमीन रेडिकल बन गया। और जो H रेडिकल है, जो ये यहाँ से देखिए जो H रेडिकल बनेगा, देखिए जो समझिए HBr का जो ये बंध है ये टूटेगा, समाक्ष विखंडन होगा, मुक्त मूलक बनेंगे तो Br मुक्त मूलक तो ये बन गया। और जो H मुक्त मूलक बना है ये H मुक्त मूलक क्या होगा? यहाँ पे आके जुड़ जाएगा और ये C6H6 बेंजीन का क्या हो गया? निर्माण हो गया। यानी अब हमें क्या प्राप्त हो गया? यहाँ पे ब्रोमीन मुक्त मूलक हमें प्राप्त हो गया। क्लियर है? ये स्टेप समझ में आई आपको? आगे देखिए। अब देखिए तो जो ये ब्रोमीन मुक्त मूलक हमें प्राप्त हुआ है वो इस प्रोपीन पे आक्रमण करेगा, यानी प्रोपीन से जुड़ेगा। और देखिए जब ये प्रोपीन से जुड़ेगा तो हमें इस तरीके से, देखिए बच्चों ये क और ख, यानी हमें इस तरीके से 2 बड़े मुक्त मूलक प्राप्त होंगे। देखिए बच्चों वापस समझिए कि जो ये ब्रोमीन मुक्त मूलक है, ये जो ब्रोमीन मुक्त मूलक है ये क्या करेगा? यहाँ आक्रमण करेगा और देखिए इससे भी हमें ये 2 मुक्त मूलक प्राप्त होंगे। एक तो ये मुक्त मूलक बन गया, एक ये दूसरा मुक्त मूलक बन गया। और देखिए ध्यान से देखिए ये जो मुक्त मूलक है ये प्राथमिक मुक्त मूलक है, ये मुक्त मूलक कैसा है? द्वितीयक मुक्त मूलक है। यानी कहने का मतलब है ये कम स्थायी प्राथमिक मुक्त मूलक है और देखिए ये अधिक स्थायी द्वितीयक मुक्त मूलक है। क्लियर है बच्चों? और देखिए समझिए इन मुक्त मूलक का निर्माण कैसे होता है। देखिए तो समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए बच्चों होता क्या है, ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है। क्लियर है? इस पे ब्रोमीन मुक्त मूलक क्या करता है? आक्रमण करता है। देखिए बच्चों यहाँ पे होता क्या है कि कार्बन कार्बन के बीच में जो पाई बंध है उसका समाक्ष विखंडन होगा। ठीक है, इसका समाक्ष विखंडन होगा। एक बार तो क्या होता है, ये जो ब्रोमीन मुक्त मूलक है वो इस मुक्त मूलक से, यानी जो ये कार्बन मुक्त मूलक बना है इससे जाके जुड़ जाएगा। तब तो हमें क्या प्राप्त होगा? देखिए CH3 CH, देखिए ये इससे जाके जुड़ गया तो हमें ये वाला देखिए CH2Br। देखिए जो वापस समझिए कि जो ये ब्रोमीन मुक्त मूलक है, अगर ये ब्रोमीन मुक्त मूलक इस कार्बन से जाके जुड़ गया, देखिए जो समझने की कोशिश कीजिएगा। वापस देखिए
भाई अगर ये जो ब्रोमीन मुक्त मूलक है, देखिए जो वापस देखिए जो ये ब्रोमीन मुक्त मूलक है वो अगर इस कार्बन से, यानी इस कार्बन पे जो मुक्त मूलक बना है उससे जाके जुड़ गया तो इस कार्बन पे मुक्त मूलक बन जाएगा, यानी हमें इस तरीके से ये द्वितीयक मुक्त मूलक प्राप्त होगा। ठीक है, यानी ये द्वितीयक मुक्त मूलक हम लोगों ने पढ़ा है वो प्राप्त होगा। और अगर ये ब्रोमीन जो मुक्त मूलक है वो अगर इससे जुड़ जाएगा, देखिए जो समझिए यहाँ पर कि जो ब्रोमीन मुक्त मूलक अगर इस वाले कार्बन के ये जो मुक्त मूलक बना है इससे जुड़ जाएगा तो हमें देखिए क्या प्राप्त होगा, तो हमें प्राप्त होगा CH3 CH Br, भाई ये इससे जुड़ गया ना, और ये यहाँ पे CH2 मुक्त मूलक। ठीक है, यानी इस तरीके से हमें ये दो मुक्त मूलक प्राप्त होंगे। और देखिए जो समझिए इस वाले मुक्त मूलक को हमने यहाँ इंडिकेट किया है ख से, ठीक है, और इस वाले मुक्त मूलक को हमने इंडिकेट किया है क से। ठीक है बच्चों, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये तो बन गया द्वितीयक मुक्त मूलक। देखिए द्वितीयक मुक्त मूलक बन गया ये, और ये द्वितीयक मुक्त मूलक जो बना है ये तो होता है अधिक स्थायी। क्या होता है? अधिक स्थायी होता है। और जो ये हमारा प्राथमिक मुक्त मूलक बना है जिसे हमने क से इंडिकेट किया है ये होता है हमारा कम स्थायी। क्या होता है? कम स्थायी। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक का समझ में आया आप लोगों को? तो देखिए आगे, देखिए तो देखिए बच्चों यहाँ पे ये क ख, और क क्या है? कम स्थायी प्राथमिक मुक्त मूलक। ठीक है, और ख क्या है? अधिक स्थायी द्वितीयक मुक्त मूलक। तो यहाँ तक का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से इन दोनों बड़े मुक्त मूलकों का निर्माण हुआ। अब देखिए द्वितीयक मुक्त मूलक प्राथमिक मुक्त मूलक की तुलना में अधिक स्थायी होता है। मैं आपको समझा चुकी हूँ कि जो द्वितीयक मुक्त मूलक है, ये जो द्वितीयक मुक्त मूलक है वो इस प्राथमिक मुक्त मूलक की तुलना में अधिक स्थायी होता है। अतः 1 ब्रोमोप्रोपेन, देखिए समझिए यहाँ पर 1 ब्रोमोप्रोपेन मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। देखा आपने भाई, हमें मुख्य उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होगा? 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो देखिए बच्चों आगे देखिए, देखिए ये हमारा द्वितीयक मुक्त मूलक है और ये हमारा प्राथमिक मुक्त मूलक है। भाई हमने देखा ना अभी ये दोनों मुक्त मूलक है, तो हम ये देखेंगे कि इन दोनों मुक्त मूलक से किस तरीके से उत्पाद का निर्माण होता है। तो देखिए जो समझिए यहाँ पर कि भाई ये हमारा, देखिए बच्चों ये हमारा क्या है? द्वितीयक मुक्त मूलक है, ये प्राथमिक मुक्त मूलक है, और ये अभिक्रिया करेंगे HBr से, हाइड्रोजन ब्रोमाइड से अभिक्रिया करेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पे होगा क्या? ये Br मुक्त मूलक तो अलग हो जाएगा, और ये जो H मुक्त मूलक है भाई, ये जो बंध है ये समाक्ष विखंडन के द्वारा टूटेगा। देखिए समझिए इन दोनों के बीच का जो बंध है वो समाक्ष विखंडन से टूटेगा, तो जो Br मुक्त मूलक है वो तो अलग हो गया, और जो H मुक्त मूलक बना है, जो हमारा H मुक्त मूलक बनेगा ये इससे आके जुड़ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमारा ये उत्पाद बन गया। ठीक है, और ये उत्पाद कैसा बना? मुख्य उत्पाद। और ये मुख्य उत्पाद के रूप में क्यों बना? क्योंकि ये किससे बना है? ये स्थायी मुक्त मूलक से बना है। बच्चों वापस देखिए भाई, जो हमारा ये द्वितीयक मुक्त मूलक है ये स्थायी मुक्त मूलक है, और स्थायी मुक्त मूलक से ये हमारा उत्पाद बना है 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो ये हमारा क्या होता है? मुख्य उत्पाद होता है। और इसी तरीके से देखिए, इसी तरीके से इस HBr का, देखिए ये हमारा क्या है? प्राथमिक मुक्त मूलक है। HBr का क्या होगा? समाक्ष विखंडन होगा। Br मुक्त मूलक तो अलग हो गया, और जो ये H मुक्त मूलक है वो अगर इससे जुड़ जाता है तो देखिए हमें ये वाला उत्पाद प्राप्त होगा जो क्या है? अल्प उत्पाद है, यानी ये क्या बना? 2 ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है बच्चों, तो देखा आपने यहाँ पर कि भाई जब हमने असमित एल्कीन की अभिक्रिया, देखिए असमित एल्कीन की अभिक्रिया HBr के साथ पेरोक्साइड की उपस्थिति में करवाई तो हमने क्या देखा कि 1 ब्रोमोप्रोपेन मुख्य उत्पाद के रूप में बन रहा है। यानी यहाँ पे जो योग हो रहा है वो मार्कोनिकॉफ नियम के जस्ट विपरीत हो रहा है, और इसीलिए इसे प्रति मार्कोनिकॉफ नियम, पेरोक्साइड प्रभाव या खराश प्रभाव कहा जाता है। क्लियर है बच्चों? और देखिए बच्चों दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरोक्साइड प्रभाव भी पूछा जाता है, यानी जिसे हम प्रति मार्कोनिकॉफ नियम कहते हैं, और जो मार्कोनिकॉफ नियम है वो भी पूछा जाता है। क्लियर है? चलिए आगे नोट देखिए, देखिए बच्चों पेरोक्साइड प्रभाव HCl तथा HI के संकलन में प्रदर्शित नहीं होता। भाई हमने पढ़ा था ना ये आगे कि भाई पेरोक्साइड प्रभाव HCl तथा HI के संकलन में प्रदर्शित नहीं होता। तो देखिए इसका कारण क्या है? क्योंकि HCl का आबंध, देखिए इसके आबंध की एंथैल्पी देखिए कितनी होती है? 430.5 किलो जूल मोल इनवर्स
HBr के आबंध, और HBr के लिए देखिए जो एंथैल्पी कितनी होती है 363 यानी 363.7 किलो जूल मोल इनवर्स की तुलना में प्रबल होता है। जो फेनिल C6H5 रेडिकल यानी जो फेनिल मुक्त मूलक द्वारा विदलित नहीं हो पाता। क्लियर है बच्चों? आगे देखिए HI यानी हाइड्रोजन आयोडाइड की हम लोग बात करें तो देखिए HI जिसके लिए क्या है यहाँ पे एंथैल्पी 296.8 किलो जूल मोल इनवर्स का आबंध दुर्बल होता है। देखिए बच्चों HI के लिए समझिए, भाई HI में क्या होता है, इसका तो आबंध ही दुर्बल होता है, परंतु आयोडीन मुक्त मूलक द्विआबंध पर जुड़ने की बजाय आपस में संयुक्त होकर आयोडीन अणु देते हैं। क्लियर है? तो इस नोट से आपको ये समझ में आया होगा कि जो परोक्साइड प्रभाव है वो केवल HBr, देखिए जो वापस समझिए कि परोक्साइड प्रभाव केवल HBr के संकलन में ही क्या होता है, लागू होता है। यानी कहने का मतलब है कि जो प्रदर्शित होता है ना परोक्साइड प्रभाव वो केवल HBr के साथ ही प्रदर्शित होता है, HCl तथा HI के संकलन में प्रदर्शित नहीं होता। क्लियर है? चलिए आगे। अब देखिए 4th नंबर की देखिए बच्चों अभिक्रिया जल का योग। अब हम देखेंगे जल का योग किस तरीके से होता है एल्कीन पे। देखिए बच्चों एल्कीन सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जल के साथ मार्कोनिकोव नियमानुसार अभिक्रिया करके एल्कोहल बनाते हैं। तो देखिए बच्चों जल का जो योग हो रहा है वो भी मार्कोनिकोव नियम के अनुसार हो रहा है। और देखिए यहाँ पर ये जो योग होता है ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में होता है। तो देखिए अभिक्रिया देखिए यहाँ पर देखिए बच्चों ये हमारी क्या है, एल्कीन है, प्रोपीन है। प्रोपीन की अभिक्रिया अम्ल की उपस्थिति में हम जल के साथ करवा रहे हैं तो देखिए क्या बन गया, प्रोपेन 2-ओल। देखिए बच्चों प्रोपेन 2-ओल बन गया। अब हमने क्या पढ़ा कि यहाँ पे जो योग होता है वो किसके अनुसार होता है, मार्कोनिकोव नियम के अनुसार। तो देखिए यहाँ पे भाई हमें पता है जल कैसे टूटता है, H+ और OH-। ठीक है? अब देखिए बच्चों इसमें क्या होगा, जो ये ऋणात्मक भाग है ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जुड़ता है जिस पे कि हाइड्रोजन की संख्या कम है। यानी OH कहाँ जुड़ेगा, OH यहाँ पे आके जुड़ेगा और ये हमारा प्रोपेन 2-ओल बन गया। क्लियर है? ऐसे ही देखिए ये हमारा 2-मेथिल प्रोपीन है, इसकी अभिक्रिया अम्ल की उपस्थिति में जल से करवा रहे हैं। तो देखिए जो समझे यहाँ पर इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और इस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ी हुई नहीं है। यानी जो OH जुड़ेगा भाई H+ और OH-, यानी जो OH- ये जुड़ेगा ये इस कार्बन पे आके जुड़ेगा और देखिए हम यहाँ पे आके जुड़ गया ना और ये हमारा उत्पाद क्या बन गया, 2-मेथिल प्रोपेन 2-ओल। क्लियर है? आया समझ में? आगे देखिए 5वीं देखिए अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल का संयोजन। देखिए एल्कीनों की ठंडे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया मार्कोनिकोव नियम के अनुसार होती है तथा इलेक्ट्रॉन स्नेही योगज अभिक्रिया द्वारा एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट बनते हैं। देखिए बच्चों वापस देखिए अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से किस प्रकार से अभिक्रिया होती है। तो देखिए भाई जो एल्कीन है वो ठंडे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया मार्कोनिकोव नियम के अनुसार करती है। यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्नेही योगज अभिक्रिया द्वारा एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट का निर्माण होता है। तो देखिए बच्चों इस अभिक्रिया को समझ लीजिए आप लोग। देखिए बच्चों ये हमारी क्या है, एथीन है, एल्कीन है, इसकी अभिक्रिया हम लोग करवा रहे हैं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, ठंडे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। अब देखिए बच्चों हम लोगों को पता है कि जो ये हमारा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है ये कैसे टूटता है, H तो प्लस का और HSO4- का। क्लियर है? तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या होगा, भाई यहाँ पे जो ये ऋणात्मक भाग है, देखिए बच्चों जो ऋणात्मक भाग है तो ये ऋणात्मक भाग कहाँ पे जुड़ेगा, ऋणात्मक भाग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम है। ठीक है? तो देखिए बच्चों यहाँ पे तो हम बात कर रहे हैं सम्मित एल्कीन की। भैया हमारी क्या हो गई, सम्मित एल्कीन। भैया एथीन तो सम्मित एल्कीन है तो कहीं पे भी H+ जुड़ जाए, कहीं पे भी HSO4- जुड़ जाए, हमें क्या प्राप्त होगा, हमें एक ही उत्पाद प्राप्त होगा। तो देखिए हमें उत्पाद प्राप्त होगा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। देखिए बच्चों यहाँ क्या हुआ इसमें, भाई जब इस एथीन की अभिक्रिया हमने इससे करवाई H2SO4 के साथ करवाई तो देखिए यहाँ तो जुड़ गया यहाँ पे H+ और यहाँ जुड़ गया HSO4-, यानी हमें एथिल हाइड्रोजन सल्फेट क्या हो गई, प्राप्त हो।
ठीक है बच्चों, इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं C2H5HSO4। क्लियर है। और इसी तरीके से देखिए बच्चों, अगर हम यहाँ पे असमित एल्कीन की बात करें, देखिए समझ लीजिए, मान लीजिए इस तरीके से कोई हमारी असमित एल्कीन है, ये हमारी असमित एल्कीन है, और इसकी अभिक्रिया अगर हम H2SO4 के साथ ठंडे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवाते हैं तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या होता है। देखिए बच्चों, हमें पता है ये कैसे टूटता है, H प्लस का और HSO4 माइनस का, ये S है HSO4 माइनस का। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या होगा, RCH2, और देखिए ये जो HSO4 माइनस है, देखिए बच्चों ये HSO4 माइनस है, ठीक है। तो ये जो HSO4 माइनस है ये कहाँ जुड़ेगा, ये इस कार्बन पे आके जुड़ेगा जिस पे हाइड्रोजन की संख्या कम है, यानी यहाँ पे जुड़ जाएगा HSO4, और जो H प्लस है, ये जो H प्लस है, ये H प्लस इस कार्बन से जुड़ जाएगा, यानी इससे क्या जुड़ गया, हाइड्रोजन, और ये हमारा क्या बन गया, उत्पाद। ठीक है, आया समझ में आपको। चलिए आगे देखिए। अब छठा देखिए, ओजोनी अपघटन। देखिए बच्चों, ओजोनी अपघटन में एल्कीन ओजोन का संकलन कर ओजोनाइड बनाते हैं। देखिए बच्चों, ओजोनी अपघटन में क्या होता है, जो एल्कीन है वो ओजोन का संकलन करके ओजोनाइड बनाते हैं, और जिंक H2O के द्वारा ओजोनाइड का विदलन छोटे अणुओं में हो जाता है। यह अभिक्रिया एल्कीन तथा अन्य असंतृप्त यौगिकों में द्विआबंध की स्थिति निश्चित करने के लिए उपयोग में आती है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे ओजोनी अपघटन भी देख लीजिए किस तरीके से एल्कीन का ओजोनी अपघटन होता है। तो देखिए बच्चों, ये हमारी एल्कीन है, ओजोन है, और ओजोन के साथ अभिक्रिया हो रही है CCl4 की उपस्थिति में। सबसे पहले ये ओजोनाइड, देखिए बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है वहाँ पे ओजोन आके इंसर्ट हो गई। वापस देखिए कि इस कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे ओजोन इंसर्ट हो गई, ये ओजोनाइड बन गया। और ओजोनाइड का जब जिंक H2O के द्वारा हम विदलन करवाते हैं तो देखिए बच्चों क्या बनते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन का क्या होता है यहाँ पे, निर्माण। क्लियर है। तो ये बात आपको समझ में आई, यह अभिक्रिया भी आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे देखिए। सातवां देखिए, ऑक्सीकरण। देखिए बच्चों, एल्कीन ठंडे तनु जलीय पोटेशियम परमैंगनेट विलयन, जिसे क्या कहा जाता है, बेयर अभिकर्मक। देखिए बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए बेयर अभिकर्मक क्या होता है। यानी एल्कीन ठंडे तनु जलीय पोटेशियम परमैंगनेट विलयन, यानी बेयर अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करके सन्निग्ध ग्लाइकोल बनाती है। पोटेशियम परमैंगनेट विलयन का विरंजीकरण असंतृप्तता का क्या है, परीक्षण। तो देखिए समझे यहाँ पर कि यहाँ पे अगर पोटेशियम परमैंगनेट विलयन का विरंजीकरण हो जाता है तो वो हमें क्या बताता है, असंतृप्तता को बताता है, यानी इसका उपयोग असंतृप्तता के परीक्षण में किया जाता है। और देखिए अभिक्रिया समझ लीजिए। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारी एथीन है, एथीन की अभिक्रिया H2O और ऑक्सीजन के साथ हो रही है। क्योंकि देखिए बच्चों हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एल्कीन ठंडे तनु जलीय पोटेशियम परमैंगनेट विलयन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, बेयर अभिकर्मक के बारे में, जो कि किस तरीके से व्यवहार करता है, एक ऑक्सीकारक की तरह, यानी बहुत अच्छा ऑक्सीकारक होता है ये। और देखिए यहाँ पे क्या बनती है, नेसेंट ऑक्सीजन बनती है। तो देखिए बच्चों ये यहाँ पे नेसेंट यानी नवजात ऑक्सीजन है। तो क्या हो रहा है भाई, एथीन की अभिक्रिया हम जल के साथ करवा रहे हैं तनु KMnO4 की उपस्थिति में, यानी एल्कीन ठंडे तनु जलीय पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में। तो ये जो हमारी ऑक्सीजन बनती है यहाँ पे नवजात ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है, देखिए यहाँ पे H2O का यहाँ पे योग होता है, H2O और O का यहाँ योग होता है, और दोनों कार्बन पे यानी जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है दोनों पे OH जुड़ जाता है, और ग्लाइकोल यानी एथेन 1,2 डाइओल यानी ग्लाइकोल का क्या होता है, निर्माण। और देखिए बच्चों ये अभिक्रिया संपन्न होती है 273 केल्विन पर। क्लियर है। चलिए आगे देखिए। आठवां देखिए, बहुलकीकरण। देखिए बच्चों, अधिक संख्या में एथीन अणुओं का उच्च ताप, उच्च दाब तथा उत्प्रेरक की उपस्थिति में संकलन करने से पॉलीथीन प्राप्त होती है। तो देखिए बच्चों क्या होता है, जब बहुत सारे एथीन के अणु आपस में जुड़ते हैं तो पॉलीथीन का निर्माण होता है। और देखिए बच्चों यहाँ पे जो ये पॉलीथीन बना है, भाई एथीन के छोटे छोटे अणुओं के जुड़ने से जो पॉलीथीन बनती है, तो पॉलीथीन को बहुलक कहा जाता है। भाई जो वृहद अणु बना है इससे बहुलक कहा जाता है, और जो यहाँ पे छोटे छोटे एथीन के अणु जुड़े हैं उन्हें कहा जाता है एकलक। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिए,
इस प्रकार प्राप्त वृहद अणु बहुलक कहलाते हैं। बताया ना मैंने आपको कि इस तरीके से जो वृहद अणु प्राप्त होता है उसे बहुलक कहते हैं। और देखिए बच्चों, बहुलक को पॉलीमर भी कहा जाता है। इस अभिक्रिया को बहुलकीकरण या बहुलकन कहते हैं। सरल यौगिक जिनसे बहुलक प्राप्त होते हैं एकलक कहलाते हैं। तो देखिए अभिक्रिया, देखिए यहाँ पर देखिए बच्चों, अगर आप अभिक्रिया को ध्यान से देखेंगे तो एथीन के एन अणु भाग ले रहे हैं। भैया एथीन ब्रैकेट में है, देखिए एथीन ब्रैकेट में है और इसके एन अणु यानी बहुत सारे अणु भाग ले रहे हैं उच्च ताप दाब पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में। और ये देखिए आपस में जुड़ के किसका निर्माण हो गया, पॉलीथीन का। यानी जो एन अणु है वो आपस में जुड़ के पॉलीथीन का निर्माण करते हैं। तो देखिए बच्चों, ये तो क्या हो गई, यहाँ पे एकलक इकाई हो गई। और जो पॉलीथीन जो वृहद अणु बना है ये क्या हो गया, बहुलक। यानी इसे तो कहा जाता है मोनोमर यूनिट, यानी मोनोमर है। और ये क्या बन गया, पॉलीमर। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए उपयोग। तो देखिए बच्चों, अब हम यहाँ पर जो हमारी एल्कीन है उनके उपयोग के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए पहला देखिए, संश्लेषित रबर व अन्य बहुलकों के निर्माण में। दूसरा देखिए, कच्चे फलों को पकाने में तथा उनका संरक्षण करने में। तीसरा देखिए, एथिलीन मस्टर्ड गैस बनाने में प्रयुक्त होती है, जो प्रथम विश्व युद्ध में विषैली गैस के रूप में प्रयुक्त हुई थी। ठीक है। चौथा देखिए, निम्नतर सदस्य ईंधन और प्रकाश स्रोत के रूप में प्रयुक्त होते हैं। पांचवा देखिए, एथिलीन का प्रयोग एथिल अल्कोहल तथा एथिलीन ग्लाइकोल के निर्माण में होता है। और छठा देखिए, एथिलीन वेल्डिंग के लिए ऑक्सीजन एथिलीन ज्वाला में प्रयुक्त होती है। तो देखिए बच्चों, ये हमारे एल्कीन के क्या हो गए, उपयोग। क्लियर है। और देखिए बच्चों, आज हम लोगों ने एल्कीन के विरचन की विधियों के बारे में, भौतिक गुणधर्मों के बारे में और रासायनिक गुणधर्मों के बारे में पढ़ा। और देखिए बच्चों, आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और देखिए बच्चों, आज हमने जो भी अभिक्रियाएं पढ़ी है उन अभिक्रियाओं को आप बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िए, लिख लिख कर उन्हें याद कीजिए। क्लियर है। और देखिए बच्चों, अब आगे आने वाले वीडियो में हम लोग एल्काइन के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।